Water pollution on the basis of water sources. जल प्रदूषण जल स्रोतों के आधार पर जो है किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो वाटर पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज 3 भागों में इसको जो है बांटा गया है। सरफेस वाटर पॉल्यूशन, ओशनिक वाटर पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि हमारे सोर्सेस वाटर के कौन कौन से हैं उसके आधार पर किस किस तरह से उसमें जो है पॉल्यूशंस होते हैं। तो जल प्रदूषण का वर्गीकरण जो है जल स्रोतों के आधार पर भी किया जाता है। तो पहला अगर हम इसमें लेते हैं सरफेस वाटर पॉल्यूशन, यानी कि सतही जल प्रदूषण। अब सतही जल में कौन कौन से जो है वाटर सोर्सेज आते हैं, जैसे भूसतह पर यानी कि भूमि पर, नदी, झील, तालाब और छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं वो भूसतही जल होते हैं। इनमें जो है जल की प्राप्ति जो है वर्षा से या बर्फ़ के पिघलने से होती है, क्योंकि वर्षा के जल में हम देखते हैं अलग अलग तरह के जो है आयंस मिलते हैं, जो कि दूसरे जल स्रोतों में सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आयंस इसमें पाए जाते हैं। तो ये आयंस प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा सागरीय जल से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और फिर वर्षा के जल के साथ वापस धरातल पर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब धरातल पर वर्षा का जल बहता है तो साथ साथ में इसमें सीसा, अपारा, जस्ता, कैडमियम आदि जो है प्रदूषित तत्व इसमें मिल जाते हैं। तो इस आधार पर यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण विभाग ने धरातलीय जल पॉल्यूटेंट्स को जो है 8 भागों में विभाजित किया कि किस किस तरह से जो है सतही जल पॉल्यूटेड होता है, और उसके जो है 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे पहला औद्योगिक अपशिष्ट या जो सीवेज का जो वेस्ट आता है, दूसरा पादप पोषक तत्व और उसमें घुले हुए तत्व, तीसरा कीटाणु वायरस, चौथा कणीय पदार्थ, पांचवा रासायनिक तत्व और छठा निःसृत ऊष्मा, सातवां रेडियोधर्मी कारक और आठवां जैव रासायनिक तत्व। क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, तकनीकियां, औद्योगिकरण, नगरीकरण जो है बढ़ रहा है, जिससे कि प्रतिवर्ष 2,500 रसायन जो है शुद्ध परिवेश को विकृत कर रहे हैं, यानी कि हमें पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण सतही जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और जिनका प्रभाव सामान्य प्रभाव तो दिख ही रहा है, इसके अलावा एक लंबे समय के बाद में भी जो है इसके परिणाम हमको दिखेंगे, और जो कि मानव जाति और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह होंगे। इसके साथ ही विश्व की तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के भरण पोषण हेतु अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने के प्रयास से क्या हो रहा है, कृषि में कीटाणुनाशी उपयोग में लाए जा रहे हैं। अनेक कीटाणुनाशी रसायन भी धरातलीय जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मानव के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण नदियों के साथ ही झीलें भी प्रदूषित हो रही है। झीलों को मानवीय क्रियाकलापों ने अत्यधिक प्रभावित किया है। तीव्र वन विनाश के कारण, अपरदन होने के कारण झीलों में अवसादन हो रहा है। धरातलीय प्रवाहों द्वारा अनेक अपशिष्ट झीलों में पहुंच जाते हैं। कृषि में उपयोग किए गए रासायनिक तत्व भी सतही प्रवाह जल द्वारा झीलों में पहुंचकर प्रदूषित करते हैं। साथ ही सीवेज शोधन संयंत्रों से बड़ी मात्रा में फॉस्फेट, नाइट्रेट
और जैविक पदार्थ झीलों में डाला जाता है। कारखानों से भी अनेक विषाक्त रसायनों को झीलों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार झीलों में ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने से जलीय पौधों की मात्रा में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। झीलों की इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। इसके विपरीत विषाक्त रसायनों की मात्रा बढ़ने से झीलों में जलीय जीवों की संख्या में तीव्र कमी आती है, जिससे कि पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है। झीलों के किनारे बसे विशाल नगरों से औद्योगिक तथा इन्फ्लुएंट के कारण झीलों का जल भी जो है खराब हो रहा है। तो ये तो जो है सतही जल के उदाहरण हैं कि सतही जल सरफेस वाटर किस तरह से पॉल्यूटेड हो रहा है। सेकंड नंबर आता है ओशनिक वाटर पॉल्यूशन, सागरीय जल का प्रदूषण। सागरीय जल जो है वो किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। सागर तट के तट पर जो है कई नगर जो है कई अर्बन जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और जो उद्योग हैं उनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो जाकर महासागरों में मिलते हैं और उससे महासागर जो है पॉल्यूटेड हो रहे हैं और उसका सीधा सीधा असर सागरीय जीवों पर पड़ रहा है। जैसे मूंगा जीव, मत्स्य जीवन सागरीय प्रदूषण के कारण इनका अस्तित्व आज जो है संघर्ष में है और मानव जो है अपने आर्थिक विकास, निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर इस समस्या को नज़रअंदाज करा, जिससे ये समस्या और विकराल हो रही है। दूसरा इसका है कि सागरीय परिवहन द्वारा भी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े तेल वाहक जहाज जो है चलते हैं, उनसे खनिज तेलों का जो है रिसाव होता है और वो सागरीय जल में मिलता है और तेलवाहक जलयानों से 245 मिलियन गैलन खनिज तेल सागरीय जल में रिसाव के द्वारा मिल रहा है। इसी तरह से सागरीय जो महासागरों में तेल के कुएं हैं उनसे रिसाव होना, आग के द्वारा भी जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। युद्ध के दौरान खनिज तेल को सामरिक अस्त्र के रूप में उपयोग करते समय भी कुछ अंश जो है सागरीय जल में मिल जाता है और कई बार जो है ये तेल वाहक जलयान जितने होते हैं, मतलब कि जहाज होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो वो भी जो है उससे ओशनिक वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये एक तरह का सागरीय जल प्रदूषण से भी विकराल परिस्थिति की संकट उभर रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो 1950 से 60 के दशक में जापान तट के पास पारायुक्त अपशिष्ट पदार्थ मिनीमाता खाड़ी में पहुंचने से बहुत लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी और ये इतना भीषण था कि इसका नाम ही मिनीमाता डिजीज़ रख दिया गया था। मिनीमाता डिजीज़ से रासायनिक प्रदूषण के कारण समुद्र व नदियों में रहने वाली मछलियों को कई रोग हो गए। मछलियों को खाने से लोगों को मिनीमाता रोग होने लगा था। इसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से कमजोरी महसूस करने लगता है। और इस बीमारी का सबसे पहले पता तब चला जब समुद्र के किनारे बड़ी मात्रा में मृत सील मछलियाँ पाई गई और उन मछलियों के मरने के कारणों पर जो है रिसर्च किया गया, तब इस बीमारी का पता चला। इसी तरह से 12 मई 1976 में स्पेन के ला कोरूना तट के पास ऑयल टैंकर के फटने से 1 लाख टन खनिज तेल जो है इसमें महासागर में फैल गया और इससे क्या हुआ, वहाँ पर भी जो है कई तरह के जीव जंतु मरे हुए दिखाई दिए। तो इस तरह से जो है ओशनिक वाटर जो पॉल्यूशन फैलता है। तीसरा आता है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ये भी जो है वाटर पॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका भी
फैलाव जो है कृषि अपशिष्टों, औद्योगिक क्षेत्रों से रासायनिक तत्वों के अपशिष्टों तथा ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों से विसर्जित कचरे के द्वारा होता है। ये विसर्जन भू सतह से जल जो है जब अंदर सोख कर भूजल में मिल जाता है तो इससे कृषि के द्वारा जब सिंचाई के कारण जल का जो के साथ जो है लीचिंग और परकोलेट हो जाते हैं, तो परकोलेट हो जाते हैं। अब हमारी जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है और जो अपशिष्ट है उनका प्रबंधन भी जो है उपयुक्त तरीके से जो है या वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ये जितना भी कचरा है वो वर्षा जल में मिश्रित हो जाता है और अंदर जो है ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। और बहुत सारे जो है ऊपर झील तालाब बावड़े हैं वो भी प्रदूषित हो जाता है। उससे जो है भूमिगत जल में मिल जाता है। तो उससे क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इसी तरह से कुओं हैंडपम्पों द्वारा भी भूजल प्रदूषित होता है। कारखानों से विसर्जित विषैले रसायन कुएं के आसपास के क्षेत्र में जो है अंदर जाते रहते हैं और भूजल को प्रदूषित करते रहते हैं। इस प्रकार सागर तटीय कुओं द्वारा भी अत्यधिक भूजल दोहन से भूजल स्तर के नीचे जो है कोटर से मध्याह्न से भूजल प्रदूषित हो जाता है। तो विभिन्न स्रोतों के द्वारा भूजल को भी तीव्र गति से प्रदूषित किया जा रहा है, जो कि हमारे इसके अपने सामने इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो भूमिगत जल प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलता है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से शिशुओं में जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथोहीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है और इस रोग को मीथेमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसी तरह से पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे कि दांत और हड्डियां कमजोर होती है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक चर्मयुग रोग हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपरकिटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस और लंग्स आदि का रोग उत्पन्न हो जाते। तो ये थे वाटर पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज के आधार पे वाटर पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमने आपको बताए। थैंक यू।